दिया कोर्ट ने, जानते हैं आप? कोर्ट ने यह लिख दिया कि 7 साल तक, मैं पढ़कर सुना देता हूं एक लाइन इसमें। उन्होंने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट देयर एग्जिस्ट ए लॉन्ग लास्टिंग कंसेंसस बिटवीन द सीबीआई एंड ईडी रिगार्डिंग द नॉन एडवाइजेबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय आइदर एजेंसी। 7 साल तक दोनों एजेंसी में यह कंसेंसस थे कि इसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती। 2015 में ईडी ने पहले इसमें क्लोजर की सिफारिश कर दी, उस डायरेक्टर कचोट को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने साफ लिख दिया, क्यों? क्योंकि 1 इंच भी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है जेल से यंग इंडिया में, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बन सकता है? यह पहले भी उन्होंने बात कही थी। और दूसरी बात यह थी कि सेक्शन 5 का वायलेशन था कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन इसका कॉग्निसेंस लेकर एफआईआर करता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के लिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्या कहा इस ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2016 में कहा कि आप जो है ये फिशिंग इंक्वायरी मत कीजिए, आप सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेजों की बात करते हैं जिनका इनसे सरोकार नहीं। 2018 में कहते हैं कि ये तारीख ले रहे हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, ओके प्रदीप भंडारी, गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, बिल्कुल मैं सहमत। ये बिल्कुल पवन खेड़ा जी ने जो बोला, जिम्मेदारी से बोला, और ये आप नोट करके रखिएगा, ये इटालियन माफिया परिवार की फाइनल डेस्टिनेशन जेल ही होगी। ये रहा मेरे पास कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, झूठ बोलते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर ई, क्योंकि कोर्ट की फाइंडिंग्स 256 पे, उसके पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट खुद ही एक्नॉलेज करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला भेजिए, बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं फाइनल ऑर्डर पढ़ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन से मत जाइए, फाइनल ऑर्डर पढ़िए। पॉइंट नंबर 256 पे कोर्ट क्या कहता है कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, तो एफआईआर के हिसाब से ईडी अपनी कार्रवाई कंटिन्यू कर सकती है। हम प्राइवेट कंप्लेन को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर कोई लीगल नहीं का है, झूठ बोल रहे हैं। अक्टूबर 2025 का ये रहा एक, हाँ तो उसको कोर्ट ने नहीं कहा कि 3/10 कब है भाई? 3 अक्टूबर। सुनो, 2015 में हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने 2015 में कहा था कि इनिशियली इस पूरे केस के अंदर, ये रहा हाईकोर्ट का 2015 का ऑर्डर, इस पूरे के पूरे केस के अंदर क्रिमिनलिटी दिखती है, तभी एक भी बार आपको एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, एक भी बार इस केस को क्वॉश नहीं किया है, ना कोर्ट ने इसमें कॉन्ट्ररी ओपिनियन दी है। और बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे होता है। अमित देवगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मैं 50 लाख रुपए, अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, क्या 50 लाख में आपको 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये बड़ा बात है। वाड्रा परिवार को 90 करोड़ का लोन सिर्फ मात्र 50 लाख में मिला। ओके, ये पॉइंट है, मैं जवाब देता हूं। ओके, एक मिनट, ओके मिस्टर भंडारी, आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी के वक्ता ने अपनी बात को रख दिया। अब अभय दुबे, एक लॉजिकल पॉइंट है, देखिए केस ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड पे चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं करा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? ये एक वैलिड सवाल है। आप किसी को देंगे, आप किसी से लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कई बड़े सवाल है, इसके जवाब आपको देने चाहिए। सेलिब्रेशन आप करिए, आप बीजेपी में मातम देखिए, गैंग्स ऑफ गांधीनगर देखिए, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, वो समझ लीजिए, एजेएल कंपनी में 3 संस्था हमारे थे, जिसमें कौमी तंजीम था, जिसमें नवजीवन अखबार था और जिसमें नेशनल हेराल्ड था। आजादी की लड़ाई के अखबार थे। उन आजादी की लड़ाई के दीवाने जो पत्रकार थे, उन पत्रकारों की वेतन और पेंशन का पैसा था। जो संस्थान हमारे थे, सब सरकार ने लीज पर दिए थे, इसलिए हम उस पर लोन नहीं ले सकते थे। उन सरकार के स्थानीय निकायों का टैक्स का पैसा था जो चुकाया गया। और क्या है सेक्शन 20, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया, 1 भी रुपया उसके डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं ले सकते, 1 रुपया सैलरी नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, कोई प्रीमाइसेस नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराध को रोकने के
लिए इस कंपनी को बनाया। तो यही तो ईडी ने 2015 में कहा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है तो उसमें मुकदमा कैसे बनता है। और ये इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, अभी कोर्ट ने पूछा इनको, जो 3 अक्टूबर की एफआईआर है, उन्होंने कहा इसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट का कॉग्निसेंस लिया तो कोर्ट ने कहा कि बोला। अब आप एक मिस्टर भंडारी रुक जाइए, ओके, अब मैं बिल्कुल आपको मौका देता हूं, लेकिन अबे दुबे 2010 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई, यस और नो? यस। एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, यस और नो? यस। अब मैं आपके पास आता हूं। झूठ नहीं, कैसे यस? नहीं, एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की नहीं हो गई क्या? जब यंग इंडिया कंपनी बनाई, जब एजीएल में 90 करोड़ का, जब एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया गया 50 लाख के बदले, तो कंपनी तो हो गई ना, और प्रॉपर्टी भी हो गई कि नहीं हुई? आप डिनाई कर रहे हैं। सुनिए ना, क्योंकि मैं जो डाटा उठा रहा हूं ये कोर्ट में जो है उससे उठा रहा हूं सब कुछ। इसलिए समझ के बोलिएगा इस मामले पे। नहीं हुई साहब, हां सोच के बोल रहा हूं। कंपनी एक्ट को पढ़िए ना, तो एजेल की कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पढ़िए आप कम से कम अमीश देवगन जी। जितने कारपोरेट जगत कितने की संपत्ति थी ये तो मानिए ना, वो सब एग्जैक्टली यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। वो संपत्ति कितने की थी? वो संपत्ति कितने की थी? 50 लाख रुपए में कोई 90 करोड़ की संपत्ति देता है क्या? ना अरे साहब मेरी बात सुनिए, एक सिंगल पैसा अगर एजेल से ट्रांसफर हुआ हो तो बता दीजिए। इसीलिए तो ईडी ने कहा था कि कोई केस ही नहीं बन सकता इसमें। मैं ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की एक भी बार बात नहीं करी, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की बात ही नहीं करी। आरोप यह है कि यंग इंडिया ने एजीएल की 2000 करोड़ की से ज्यादा की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर दिया, ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन प्रॉपर्टी किसने में थी? दर्शकों को साधारण शब्दों में समझने के लिए एक बात बता दूं, यंग इंडिया कंपनी बनने का अर्थ यह था कि एजेएल की संपत्ति पर ताला लगा देना। अगर कोई ताला का प्रयोग करता है उस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, तब वो नॉट फॉर 50 लाख का लोन देकर 50 लाख का लोन देकर आप मेरे स्टूडियो में ताला लगा देंगे? बताइए आप मुझे, ऐसा हो सकता है? आपने बोला ना ये आजादी के मतवालों का, अगर आपकी कंसेंसस है, अगर आपकी कंसेंसस है, तब अगर आप सहमत हो कि अभय जी मेरे स्टूडियो से अबे भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई नो यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मैं ताला लगाऊंगा। नहीं अभय दुबे, मैं आपको बहुत लंबे से जानता हूं, एंड माय हम्बल सबमिशन सर, देखिए मैं इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। एजीएल अखबार नेशनल हेरल्ड को छापती थी और 90 करोड़ का कांग्रेस ने एजीएल को लोन दिया। उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई। अब बताइए यंग इंडिया में, एक सेकेंड, यंग इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है बताइए? जिसने ताला, आपने बोला ना ताला लग गया, यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन कौन है? ये आप पढ़िए ना, इस ऑर्डर को आप पढ़िए। मैं तो ऑर्डर को पढ़ चुका हूं। यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है? विस्तार सुनिए ना सर, सुन रहा हूं मैं तो। अमीश देवगन जी, सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? कंपनी है, उसका डायरेक्टर कौन है जिसने ताला लगाया? आप ही ने बोला ना हमने ताला लगाया, सुरक्षित किया। वो सुरक्षित करने वाले डायरेक्टर कौन थे? नाम लीजिए उनका। 10 साल मैं कह रहा हूं, ईडी सीबीआई स्वामी जी 10 साल से क्या घास छील रहे थे क्या? बिल्कुल घास ही क्यों छील नहीं रहे दे थे, पाए एविडेंस? बताइए ना। कोर्ट कहता रहा कि ये, एक मिनट, आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने दीजिएगा, 10 सेकंड। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं आपके चैनल पर, देखिए क्या होता है। देखिए लालू यादव चारा घोटाले का मामला था, उसका ट्रायल पूरा होने में कितना टाइम लगा? देखिए इस देश की अदालत है, इस देश का लीगल सिस्टम, टाइम लगता ही है, इस देश की प्रणाली में टाइम लगता ही है। मैं समय पर नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? मैंने तो और कुछ सवाल ही नहीं पूछा। अगर मेरे सवाल में कुछ गलती है सर, क्यों नहीं थे? अमीश जी आपका सवाल गलत है। मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला हमने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो यंग इंडिया कंपनी थी जिसने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए, चाबी घुमाई, उसके डायरेक्टर कौन है? नाम ले दीजिए आप। कौन है डायरेक्टर्स यंग इंडिया के? नाम, अरे खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल